हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स की सीरीज में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। दैट इज बाइनोमियल थ्योरम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेसिकली फिजिक्स में कभी कभार इन टॉपिक्स का इस्तेमाल हो जाता है, यही कारण है कि हमने इस सीरीज में इसको ऐड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका यूज है। छोटी क्लासेस में आप सभी ने ये तो पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो कितना होता है। तो सभी को पता है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेसिकली इस फॉर्म को हम इस्तेमाल करते थे अगर सपोज कीजिए आपसे मैं पूछ लूं 98 का आपको स्क्वायर बताना है, तो आप इन्हें गुना करके भी निकाल सकते थे, यानी 98 इंटू 98, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे 100 माइनस 2 का स्क्वायर कर देते और इस आइडेंटिटी का आप इस्तेमाल कर सकते थे। बट बच्चों, क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं कि यू हैव टू फाइंड आउट 98 टू द पावर 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसे मैन्युअली सॉल्व करने लग गए तो ये काफी डिफिकल्ट होगा। इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम बनाई गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम बता देता हूं। बाइनोमियल थ्योरम का जो सीरीज है वो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर n, एनी पॉजिटिव इंटीजर n। बच्चों, अगर आपको कभी दिया जाए a प्लस बी की पावर n, अगर इस फॉर्म में आपको कोई सवाल दिया जाए जहां पर n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ऐसे में बाइनोमियल थ्योरम किस तरीके से सॉल्व की जाती है ये आपको नोटबुक में लिखना है और याद भी रखना है। दैट इज इक्वल टू एन सी जीरो ए टू द पावर n प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। जो लास्ट सेकंड टर्म रहेगी दैट इज एन सी एन माइनस वन ए इंटू बी टू द पावर n माइनस वन, एंड द लास्ट टर्म वुड बी एन सी एन बी टू द पावर n। बच्चों, यही बाइनोमियल थ्योरम होती है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ये एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू ये क्या है। बेसिकली यहाँ पर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास इस तरीके की कोई फॉर्म दी हो एनसीआर, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है। फैक्टोरियल का मतलब सबको पता है क्या होता है। देखो, अगर मैं कहीं पर बोलूं आपको टू फैक्टोरियल, तो टू फैक्टोरियल का मतलब होता है टू इंटू वन, एक टर्म कम होती चली जाती है। अगर मैं पूछूं तीन फैक्टोरियल तो इसको लिखते हैं थ्री इंटू टू इंटू वन। अगर मैं बोलूं फोर फैक्टोरियल तो कैसे लिखते हैं फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। इस तरीके से फैक्टोरियल को सॉल्व किया जाता है। तो बाय यूजिंग दिस हम बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात। तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अच्छा, अगर इस पूरी सीरीज को एक समेशन की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना हो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं। इसी को कंबाइन करके कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दैट इज ए प्लस बी की पावर एन अगर आपको दिया हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। समेशन के गोइंग फ्रॉम जीरो टू एन, एन सी के ए टू द पावर एन माइनस के इंटू बी टू द पावर के। तो अगर इस समेशन को जब हम खोलेंगे और k की वैल्यू में सबसे पहले जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर ये वाली सीरीज आ जाएगी, यानी एन सी जीरो ए टू द पावर एन आ जाएगी। अगर k की वैल्यू वन पुट करेंगे तो फिर ये, n की वैल्यू टू पुट करेंगे ये। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम बाइनोमियल थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। एक स्पेशल केस और डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस ये है कि अगर a की वैल्यू को x ले लिया जाए
और b की वैल्यू को माइनस वाई ले लिया जाए। बेसिकली आपसे पूछा जाए तो ये बन जाएगा x माइनस वाई टू द पावर n। अगर इस तरीके की आपको फॉर्म दी जाए तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होगी? सिमिलरली कुछ नहीं करना आपको, जैसे वहां पर a प्लस बी था वहां पर इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है, तो ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम बन जाएगी। यानी कि इस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर a और b की जगह x और माइनस वाई आप पुट कर देंगे, तो फिर ये क्या बनेगा? चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहली टर्म आपकी क्या बनेगी? n c 0 x टू द पावर n प्लस n c 1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू में माइनस वाई प्लस n c 2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू माइनस वाई का स्क्वायर, मैं यहाँ पे आगे ऐड कर देता हूँ, प्लस एन सी 3 एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, और आखिरी टर्म रहेगी एन सी एन माइनस वाई टू द पावर n। और जब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा एन सी 0 एक्स टू द पावर n। अब सेकंड टर्म में ये माइनस है, ये माइनस को आगे लिख लेंगे, माइनस एन सी 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू में y प्लस एन सी 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2। अब ये माइनस वाई का स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब थर्ड टर्म की बात करें तो फिर माइनस वाई का क्यूब दिया हुआ है तो माइनस आ जाएगा बाहर, यानी कि माइनस एन सी 3 एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू वाई टू द पावर 3 प्लस आगे इसी तरीके से चलता रहेगा, और आखिरी टर्म रहेगी माइनस 1 टू द पावर n एन सी एन वाई टू द पावर n। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप सीरीज को लिख सकते हैं, और फाइनलाइज करके मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस वाई टू द पावर n विच इज इक्वल टू एन सी 0 एक्स टू द पावर n माइनस एन सी 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस एन सी 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 टू द पावर n एन सी एन वाई टू द पावर n। बाइनोमियल थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ सवाल करते हैं। सवाल से आपको बायनोमियल थ्योरम किस तरीके से सॉल्व की जाती है वो आपको समझ में आएगा। तो एक सवाल देता हूं हम सभी को। पहला क्वेश्चन है, आपको एक्सपेंड करना है। यू हैव टू एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4 फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम का कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर क्योंकि आप पहला सवाल कर रहे हैं इसलिए बाइनोमियल थ्योरम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था आप सभी को, अगर आपके पास सीरीज हो a प्लस बी टू द पावर n फॉर n शुड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन इसको कैसे लिख सकते हैं? n c 0 a टू द पावर n प्लस n c 1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस n c 2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस एन सी एन माइनस 1 a into b to the power n minus 1 and the last term would be n c n b to the power n। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करूँ तो फिर हम इस सीरीज को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 4c0, बिकॉज n की वैल्यू यहाँ पर 4 दी गई है तो 4c0, और a यहाँ पर है बेसिकली आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर टू द पावर 4, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। सेकंड टर्म बनेगी 4c1 एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। 3 क्यों? क्योंकि n माइनस 1 हो जाता है, पावर यहाँ पे 4 थी तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, और साथ में आ जाएगा b जो कि है 3 बाई एक्स। आगे लिखा जाएगा 4c2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 3 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 2। नेक्स्ट टर्म इज 4c3 एक्स स्क्वायर 3 डिवाइड बाई एक्स का क्यूब प्लस 4c4 3 बाई एक्स टू द पावर 4। अब सीखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी कि अगर आपके पास दिया हो 4c0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है?
तो आपको पता है कि एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन राइट 4c0 दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। बच्चों 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद रखना, इनटू में 4 फैक्टोरियल। तो आंसर आपका पास आ जाएगा 1, यानी कि 4c0 को हम लिख सकते हैं 1। आगे बढ़ते हैं, अगर दिया हो 4c1 तो ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका आ जाएगा 4 के बराबर। उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो 4c2। सो दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 आ जाएगा। 4c3 किसके बराबर होगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, और नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका 4 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली 4c4 किसके बराबर हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल। तो ये बच्चों आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा। तो सारी वैल्यू हमको पता चल गई। अब इस सीरीज के अंदर पुट करते हैं। सबसे पहले है 4c0। 4c0 की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है, 4c0 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 1। उसके बाद ऊपर क्या था, एक्स स्क्वायर की पावर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 8, तो इंटू एक्स टू द पावर 8, ठीक है। प्लस उसके बाद है 4c1। 4c1 की वैल्यू अपने पास 4 आई थी, और फिर है एक्स की पावर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 6, और इंटू में क्या था यहाँ पे 3 बाई एक्स, तो यहाँ पे आ गया 3 बाई एक्स, ठीक है जी। आगे लिखते हैं 4c2। 4c2 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 4c2 की वैल्यू आई थी 6, तो बच्चों यहाँ पर लिख दिया 6 इंटू, उसके बाद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 4, और 3 बाई एक्स का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 9 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे आपको दिया गया है 4c3। 4c3 की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, तो यहाँ पर लिख दो 4 इंटू में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और 3 बाई एक्स का क्यूब दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका 27 डिवाइड बाई एक्स का क्यूब। लास्ट टर्म अपने पास क्या है, लास्ट टर्म में आपको दिया गया है 4c4, और 4c4 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, और 3 बाई एक्स की पावर 4 दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 4 होती है 81 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स, इसकी पावर 4 थी, इसको क्या लिखेंगे, यह आ जाएगा एक्स की पावर 8। अब यहाँ से एक पावर कट जाएगी, यानी कि प्लस 12 एक्स टू द पावर 5 प्लस 6 9 जा 54, और ऊपर आ जाएगी एक्स की पावर 2 प्लस 27 इंटू 4 होता है 108 108, और ये नीचे रह जाएगी x प्लस 81 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4, यानी कि इसको बायनोमियल थ्योरम के द्वारा ऐसे लिख सकते हैं। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो बच्चों इस तरीके से बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। एक सवाल और कर लेते हैं। अगर आपको सवाल में दिया जाए यू हैव टू एक्सपेंड 98 टू द पावर 5, तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 टू द पावर 5। अब इसके लिए हम कौन से वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे x माइनस वाई टू द पावर n। अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, एन सी जीरो एक्स टू द पावर n माइनस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू में y प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस वन टू द पावर n एन सी एन इंटू वाई टू द पावर n। तो इस सीरीज का इस्तेमाल करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस टू टू द पावर n। अब सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सॉरी यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पे है 100 माइनस टू टू द पावर 5। तो क्या हो जाएगा
दैट विल बी 5c0। x की वैल्यू यहाँ पर 100 है तो 100 टू द पावर 5 माइनस 5c1 100 टू द पावर 4 इंटू में y यहाँ पर है 2 प्लस 5c2 100 टू द पावर 3 इंटू में 2 टू द पावर 2 माइनस 5c3 100 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 5c4 100 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 5c5 2 टू द पावर 5। ठीक है जी, हमने सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। अब सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं 5c0 5c1 5c2 इन सब की। तो बच्चों याद रखना 5c0 जब भी यहाँ पर जीरो आए तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, 5c1 ये कैसे निकालेंगे, तो इसका भी मैं बताता हूँ। 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को इस तरीके से हमने लिख लिया, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नीचे है 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलरली हम 5c2 सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये गया 2 पे यानी कि 10 आ जाएगा ये। सिमिलरली हम 5c3 सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट गया, ये भी आपका वैल्यू 10 आ जाएगा। उसके बाद 5c4 को सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये आपका 5 आ जाएगा। और उसी तरीके से 5c5 की वैल्यू भी आपकी 1 ही होती है। इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो सॉल्व करते हैं, यानी 100 माइनस 2 टू द पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ भाई, सबसे पहले 5c0 की वैल्यू है 1 इंटू इंटू 100 टू द पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं 1 0 0 1 2 3 4 5। ठीक है जी, माइनस 5c1 की वैल्यू कितनी थी 5 इंटू 100 टू द पावर 4 1 2 3 4 इंटू में है 2 प्लस 5c2 की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10 इंटू 100 टू द पावर 3 यानी 1 2 3 इंटू 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। फिर है माइनस 5c3 की वैल्यू है 10 इंटू 100 टू द पावर 2 यानी कि 1 2 इंटू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा 8 प्लस 5c4 की वैल्यू है 5 इंटू में 100 इंटू 2 टू द पावर 4 विच इज 16 माइनस 5c5 की वैल्यू 1 इंटू 2 टू द पावर 5 हो जाएगा 32। तो कुल मिला के हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 और एक जीरो ये आ जाएगी, प्लस 4 7 और ये हो जाएगा हमारा 8 0 0 0 0 0 प्लस 16 पंजे 80 होता है और ये 8000 माइनस 32। सिंपल इस मैथमेटिक्स को आप सॉल्व कर लोगे, तो ये तो सिंपल ही है। देखो यहाँ पे आपके पास टोटल 10 जीरो है, यहाँ पे 9 जीरो है, तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, सिंपल है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ 4 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 1 2 3 4 5 और 8 ये माइनस कर देंगे, तो 0 0 0 0 0 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9 3, तो ये आ जाएगा 3 9 2 0 0 0 0 0। ठीक है, प्लस 8000 में से 32 हमने माइनस कर दिया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा आपका 7, तो ये आ जाएगा 7968। ठीक है जी, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 2 3 4 5, उसके बाद है आपके पास 2
93, ठीक है। तो 00000029309, तो ये आपके पास आ जाएगा 9039200000। इसमें आपको फिर से ऐड करना है क्या, 8697, तो सिंपली ऐड कर दोगे 8697029309, ठीक है जी। तो बच्चों यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों आप बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। एक और स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। ये भी कई बार फिजिक्स में यूज हो जाता है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स का मतलब अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। भाई सपोज कीजिए, अगर ज्यादातर वैसे फिजिक्स में जो यूज किया जाता है वो ये यूज किया जाता है 1 + x⁻⁻n। अगर इस तरीके से आपके पास टर्म आ जाए तो इस टर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए 1 - nx प्लस n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में x² माइनस n इंटू n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x⁻3, और यही सीरीज आपकी इस तरीके से आगे चलती चली जाएगी। तो अगर आपके पास इस तरीके की टर्म आए तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन इसके बाद ध्यान रखना, इस केस में कंडीशन ये है कि जो n की वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, और मोड ऑफ x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्पेशल केस भी थोड़ा सा देख लेना। क्लियर है बच्चों ये बात? तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x which is equal to a to the power x, कंडीशन दी हुई है a should be greater than 0 but a not equal to 1 is called एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स की फॉर्म का, अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब अगर मैं ऐसे फंक्शन की ग्राफ की बात करूं तो ये बात ध्यान रखने का, इसके दो केसेस होते हैं। अगर आपके पास एक फंक्शन इस तरीके से गिवन हो ए टू द पावर एक्स, तो बच्चों इसके दो केस होते हैं। ठीक है, पहला केस आपके पास होता है कि अगर जो a है, ये जो a आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती हो, और दूसरा केस होता है अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। अगर ऐसे फंक्शन में a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो इसका ग्राफ बच्चों ध्यान रखना है, इसका ग्राफ कैसा बनता है। इसका ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। कैसे ग्राफ बनेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ये देखिए वैल्यू इस तरीके से डिक्रीज करेगी, और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो बच्चों इसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका डिक्रीजिंग बनेगा, इसका इंक्रीजिंग बनेगा। ये भी बता सकता हूँ कैसे, जरा समझने की कोशिश करो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहता हूँ कि a की वैल्यू अगर 1/2 है, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, और a की वैल्यू 1/2 है। अब a की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो बच्चों बताओ एफ एक्स किसके बराबर होगा? एफ एक्स किसके बराबर होगा? एफ एक्स बराबर होगा 1/2, और उसकी पावर x के बराबर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर x। ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर x। अब
एक्स की वैल्यू पुट करते देखो आप, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर आप बार बार पुट करते हो तो बताओ क्या होगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी। अगर मैं अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी? 1/4। अब मुझे ये बताइए 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी उतनी ही ओवरऑल वैल्यू छोटी चली होती चली जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 4 हो गया तो वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? 0.25। आप देखो वैल्यू छोटी होती चली जा रही है। डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूं तो कितना आ जाएगा? 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8। ये वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरीके से अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट ले लें तो 1/2 इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये लाइन आगे बढ़ती चली जाएगी, कभी जीरो को मीट नहीं करेगी, बट ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगी। इसलिए जो ग्राफ होता है ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। समझ में आया? और अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और इस तरीके के फंक्शन को बच्चों हम कैसा फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या आप सभी को ये बात समझ में आई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? तो चलिए एक बार डोमेन और रेंज भी पढ़ लेते हैं। इसकी डोमेन क्या होती है? सबसे पहले डोमेन समझ लेते हैं। देखिए दो तरीके के ग्राफ मैंने बताए, ठीक है। कौन कौन सा ग्राफ मैंने बताया अभी यहाँ पे? एक बताया जब a की वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में, और एक ग्राफ बताया अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इसका जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, इसका ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो बच्चों डोमेन का मतलब क्या होता है? देखिए डोमेन का मतलब सिंपल होता है कि एक लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करिए। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ करी। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करी। तो यहाँ पर अगर आप डोमेन समझोगे तो देखो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इस फंक्शन की जो डोमेन रहेगी, यहाँ पर भी देखो ये पूरी लाइन पैरेलली यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी होता है। देखिए ओपन है, तो इसलिए डोमेन जो है इस फंक्शन की क्या हो जाएगी? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर है ये बात? अब अगर आपसे पूछे रेंज क्या होती है, रेंज, इस फंक्शन की रेंज क्या होती है, तो रेंज में आप वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ भी वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करें। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ भी नीचे कुछ है ही नहीं। तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी बच्चों जीरो से लेके ऊपर तक जा रहा है, यानी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो रेंज बेसिकली क्या होगी? जीरो से इनफाइनाइट। समझ में आया? इस तरीके के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सपोनेंशियल सीरीज के साथ कंपेयर मत कर देना, वो अलग चीज होती है। ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो वो भी बता दूं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है, तो ये भी एक बात ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है। इसको हम लिखते हैं ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स की सीरीज को हम लिखते कैसे हैं? 1 प्लस एक्स प्लस x² + प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं। इसके स्पेशल केसेस भी होते हैं, बात याद रखना। स्पेशल केस क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो e बन जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, ये पहली वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगी, फिर अगेन 1 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 1/3 हो जाएगा, और इस तरीके से सीरीज जो है वो आगे चलती चली जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 2.71828। तो ई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2.71828। तो ये जो है ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है। ऊपर जो मैंने आप सभी को बताया है इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि कई बार फिजिक्स में ये भी जो है कई बार यूज हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बाइनोमियल थ्योरम और एक्सपोनेंशियल सीरीज बेसिक जो है वो समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।